Good evening, everyone. Am I audible? तो आज हम बेसिकली आपके लिए करंट अफेयर्स का एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो एक बात सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे कि जो मेंशन्ड टाइम था कि 4:30 से हम क्लास को शुरू करेंगे, जो मेंशन्ड टाइम था टेक्निकल इश्यूज के कारण हम एग्जैक्टली 4:30 पर क्लास शुरू नहीं कर पाए हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बट व्हाटएवर, आज हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो ये लास्ट मंथ का जो करंट अफेयर्स है वहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने उठाया है और उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डालकर हम आपके सामने लेके आए हैं, जो कि आने वाला कोई भी एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे आपके लिए और एक छोटा सा समय देंगे आपको ताकि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद करेक्ट आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, कमेंट करना है आपका करेक्ट आंसर और ये भी चेक करना है आपको कि कितना क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए हैं। हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं आज, एंड आउट ऑफ 10 आपका कितना सही हुआ है ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है ये आपके सामने ये स्क्रीन पर। अब आप कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की, ठीक है। हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि विथ रेफरेंस टू द प्ले ऑफ सोनपखिली, ये जो सोनपखिली है ये एक स्टेज प्ले, एक ड्रामा हम कह सकते हैं, ठीक है, सोनपखिली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर्स को देखेंगे। तो स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द प्ले सोनपखिली वाज ओरिजिनली रिटन बाय द ज्योति प्रसाद अग्रवाल। इसको सबसे पहले ओरिजिनली किसने लिखा था? ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने लिखा था। स्टेटमेंट ए ये कह रहा है। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि द इनकम्प्लीट प्ले वाज लेटर कंप्लीटेड बाय द अतुल चंद्र हाजरिका। तो ये जो इनकम्प्लीट प्ले, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ओरिजिनली ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने लिखा था, ठीक है, कंप्लीट नहीं किए थे। जो इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट किसने किया था? यहाँ स्टेटमेंट 2 बता रहा है अतुल चंद्र हाजरिका। और स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि द सेंट्रल थीम ऑफ दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्रिकल वॉर फॉट इन द मेडिएवल असम। तो स्टेटमेंट 3 के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो सोनपखिली है इसका थीम कहां पर था? स्टेटमेंट 3 के हिसाब से हिस्ट्रिकल वॉर या फिर मेडिएवल असम का जो भी हिस्ट्रिकल वॉर है वहां पर इसका मेन थीम था। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको हमें कमेंट करके सही जवाब बताने की कोशिश करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और अबव आर करेक्ट। यहां पर दिया गया कितना या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 2 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, हमें बताइए। Okay. See, you must have to interact in this session.
आपको ये सेशन में इंटरेक्ट करना पड़ेगा हमारे साथ, चाहे आपका जवाब गलत भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूं कि आप गलत कीजिए, ठीक है। यहां गलती करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एग्जाम हॉल में जाके आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। एज दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस में गलती होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम हॉल में जाके गलती नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। जो दो स्टेटमेंट थे, कौन सा? द प्ले वॉज ओरिजिनली रिटन बाय द ज्योति प्रसाद अग्रवाला। ये जो सोनपोखिली है, इसको ओरिजिनली किसने लिखा था? ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने लिखा था, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बाद में इसको कंप्लीट किसने किया? अतुल चंद्र हाजरिका लेटर कंप्लीटेड द अनफिनिश्ड वर्क। तो अतुल चंद्र हाजरिका ने इसको कंप्लीट किए थे। जो तीसरा स्टेटमेंट है, जो क्या कह रहा था? जो कह रहा था कि यहां पर हिस्ट्रिकल वार के बारे में बताया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। द प्ले इज अ सिंबॉलिक एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सर्च फॉर द सोनपोखिली। सोनपोखिली को ढूंढने के बारे में बात किया जा रहा है। जहां पर सोनपोखिली का मतलब क्या होता है? विच रिप्रेजेंट्स द पीस, लव एंड द नॉलेज रेदर देन द हिस्ट्रिकल वार। यहां पर सोनपोखिली को ढूंढने निकलते हैं यंगस्टर्स, और ये सोनपोखिली का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है पीस, लव, शांति या फिर प्यार को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये एक ड्रामा था, रिसेंटली ये ड्रामा को थिएटर जिसका नाम है सत्रधर, ये सत्रधर थिएटर ग्रुप ने ये ड्रामा प्ले किया था स्टेज पर। कहां पर? नौगांव पर, सोनपोखिली। तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है सोनपोखिली के बारे में, ठीक है, क्योंकि असम कल्चर से रिलेटेड, थिएटर्स ऑफ असम से रिलेटेड सवाल पूछता ही रहता है। तो ये सवाल हमने एक बनाया रिलेटेड टू द थिएटर्स ऑफ असम, वी कैन से द कल्चर ऑफ असम। अब ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने, कि विद रेफरेंस टू द असम फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? मैं आपको अगर बताऊं तो ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश करता है कौन? नीति आयोग। और नीति आयोग ने रिसेंटली 2026 में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स। ये नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के 10 स्टेट के लिए 10 स्टेट को मिलाकर 10 स्टेट के लिए फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश किया है 2026 में। तो ये करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सही जवाब जो है वो हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करना है, ठीक है। क्या क्या? तो तीनों स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट इस प्रकार है कि अरुणाचल प्रदेश secured the first rank among the northeastern and the Himalayan states in the fiscal health index 2026। ये जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है, इस पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1 नंबर पर आता है। पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है असम showed the strong performance in the fiscal prudence according to the index। असम का भी काफी अच्छा रैंक है, ये बता रहा है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड द डेब्ट सस्टेनेबिलिटी आर अमंग द पैरामीटर्स यूज्ड इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को काउंट करने का या देखने का 2 पैरामीटर, यहां पर 2 पैरामीटर के बारे में बताया गया है। क्या क्या? रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड द डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, ये 2 पैरामीटर है, तीसरा स्टेटमेंट बता रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? 3 ऑप्शन है, आपको सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए, भले ही आपका जवाब गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना जवाब जो है कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? 1 and 2 ओनली, या फिर 2 and 3 ओनली, या फिर 1 and 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव 1, 2 and 3? क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करें। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा समय लेना नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, ठीक है। और ये कम समय के अंदर आपको सवाल को पढ़ने के बाद जब आपको
अपीयर करना होता है। तो कोशिश कीजिए जल्दी से कि इसका क्या सही जवाब होगा, आप हमें बताने के बारे में जल्दी से। यू मस्ट हैव टू इंटरेक्ट, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर बस एक यूट्यूब वीडियो की तरह रह जाएगा, ठीक है। तो यू मस्ट हैव टू इंटरेक्ट, कोशिश कीजिए आप सही जवाब देने का। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। इस बार भी नीति आयोग ने 2026 में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स डेवलप किया है, व्हिच एक्सेसेस द फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ द 10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन स्टेट। 10 नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के स्टेट्स को मिलाकर ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल करता है, ठीक है, अमॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है, क्योंकि वहां पर क्या बताया गया था कि आसाम जो है काफी अच्छा परफॉर्म करता है, ये बताया गया था, लेकिन आसाम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। असम कितने नंबर पर आता है? असम रैंक्स 5th। असम रैंक्स 5th। तो असम के आगे और भी स्टेट जैसे कि उत्तराखंड, त्रिपुरा, ये सब ऊपर है, ठीक है। उत्तराखंड है 2 नंबर पर, त्रिपुरा है 3 नंबर पर, अब आसाम का रैंक है 5 नंबर पर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि आसाम वाज कंसिडर्ड एज वीक इन द फिस्कल प्रूडेंस ड्यू टू द हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर एंड द डेब्ट बर्डन, क्योंकि आसाम का कमिटेड एक्सपेंडिचर और डेब्ट बर्डन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या नहीं है, इसको गुड या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया गया, ऐसे गुड परफॉर्मर नहीं कहा गया है आसाम को, जिसका जहां पर आसाम का रैंक कितना होता है? 5th। फर्स्ट हमने कहा था क्या, 1 नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर पर उत्तराखंड, 3rd त्रिपुरा, और अंतिम के जो स्टेट है, बॉटम के स्टेट्स कौन कौन? हिमाचल प्रदेश है, द मणिपुर, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज द इंडेक्स इवेल्युएट्स द पैरामीटर्स सच एज द रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेब्ट इंडेक्स एंड द डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को मेजर करने का। तो स्टेटमेंट 1 and 3 करेक्ट हो जाते हैं, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत था यहां पर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और कोशिश कीजिए आप भी इसका भी आप हमें सही जवाब बताने को। ये रहा आपके सामने, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए और हमें बताइए कि इसका क्या होगा सही जवाब। विथ रेफरेंस टू द सक्षम ECIF, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है सक्षम, ठीक है, सक्षम ECIF। अब ये सक्षम ECIF से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। द ऐप प्रोवाइड्स फॉर द एक्सेसिबिलिटी फीचर्स सच एज द वॉइस असिस्टेंस एंड द लार्ज फ्रंट फॉर द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज। कह रहा है कि जो PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए वॉइस असिस्टेंट या फिर लार्ज फ्रंट जैसे फीचर्स डाले गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द ऐप अलाउस PWDs टू फाइल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। जो PWD कैंडिडेट्स हैं या PWD जो वोटर्स है फिजिकली या पर्सन विद द डिसेबिलिटीज, उन लोगों को कंप्लेन फाइल करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है ये ऐप पर। अगर उन लोगों को कोई डिफिकल्टी फेस हो रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये सक्षम ऐप से कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द सक्षम ऐप कंप्लीटली रिप्लेसेस द फिजिकल पोलिंग स्टेशंस फॉर द PWD वोटर्स। तो ये कह रहा है कि जो PWD वोटर है उनको क्या नहीं करना है, पोलिंग स्टेशन पर जाना ही नहीं है, कंप्लीटली ये रिप्लेस कर रहा है, डायरेक्टली इस ऐप से वोटिंग कर सकते हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सक्षम ऐप से रिलेटेड, सक्षम ECI ऐप से रिलेटेड। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर
करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कोशिश कीजिए, बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, आपको पता है, तो कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका भी सही जवाब? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, बताइए। तो इसका देखिए सही जवाब जो है, क्योंकि रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन से रिलेटेड सवाल इस बार बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ सवाल तो बना ही देगा इस बार। तो ये सक्षम एशियाई जो था, ये हमें लगा कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमने आपके लिए ये सवाल बनाया। इसका सही जवाब क्या होता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन 1 and 2 ओनली। एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 and 2 इज द करेक्ट एज द ऐप इंक्लूड्स द एक्सेसिबिलिटी टूल्स सच एज द वॉइस असिस्टेंस, टेक्स्ट टू स्पीच, लार्ज फॉन्ट या हाई कंट्रास्ट फीचर्स। ये जो ऐप है, यहां पर ये अलग अलग फीचर्स डाले गए हैं, जैसे कि ना वॉइस असिस्टेंस या टेक्स्ट टू स्पीच या फिर लार्ज फॉन्ट, जो स्टेटमेंट 1 में बताया जा रहा था, ये सब कुछ ये एप्लीकेशन में मिल जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जो PWDs है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस ऐप को यूज करके यहाँ पर कंप्लेन रेज कर सकते हैं इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरीके का कंप्लेन को ये लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि PWDs स्टिल वोट फिजिकली एट द पोलिंग स्टेशंस और थ्रू द परमिटेड ऑल्टरनेटिव्स लाइक द पोस्टल बैलेट। ये यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये ऐप जो है आपको वोटिंग करने का ऑप्शन नहीं देता है। वोटिंग करने के लिए तो आपको पोलिंग स्टेशन ही जाना पड़ेगा, या फिर जो अदर ऑप्शन है जैसे कि पोस्टल बैलेट जैसे ऑप्शन, वो ऑप्शंस को यूज करके आप वोटिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन को यूज करके वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बस क्या करेगा, आपको मदद करेगा बाकी सारी चीजों में, कि आपका पोलिंग स्टेशन कहां है, कैसे करना है, ये सारी चीजों में मदद कर सकता है ये एप्लीकेशन। ठीक है, द सक्षम एशिया ऐप प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फीचर्स टू हेल्प द PWDs, जैसे कि रजिस्टर टू वोट, फाइंड देयर पोलिंग स्टेशंस, कास्ट देयर वोट, और भी फीचर्स। These features include voice assistance, text to speech, accessibility features, information of the polling stations या फिर complaint etc. ये अलग अलग फीचर्स ये एशियाई ऐप, ये सक्षम एशियाई ऐप में डाला गया है। लेकिन अगर इन लोगों को वोटिंग करना है तो इन लोगों को पोलिंग स्टेशन जाना पड़ेगा। ठीक है, द ऐप ओनली असिस्ट देम, ये चीज आपको याद रखना है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो सक्षम एशियाई ऐप एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा इसके बारे में। अब हाल ही में इलेक्शन हुआ है, तो और एक सवाल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड भी सवाल को देख लेते हैं कि रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्शन डिक्लेयर किया जाता है उसके बाद पूरे स्टेट में ये कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। क्या बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा लॉ, लीगली बाइंडिंग लॉ है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि MCC comes into force immediately after the election commission announces the election schedule। जब इलेक्शन के बारे में बताया जाता है, इलेक्शन कमीशन बता देता है कि इस तारीख को इलेक्शन होगा, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके साथ साथ MCC जो है वो लागू हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे कह रहा है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्रिक्टली एनफोर्सेस द MCC टू एंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको स्ट्रिक्टली लागू करता है। ठीक है, आपको ये बात पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस किस का इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो इलेक्शन ऑफ, ये चीज आपको याद होगा, है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन
लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये अलग अलग जगहों पर इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि पंचायत का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला एजेंसी हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, भूलिएगा मत और गलती नहीं करना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का इलेक्शन भी कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। अब ये सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, ये सवाल जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया है, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। क्या होगा इसका सही जवाब? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होता है क्या? 2 and 3 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत था। देखने से ही पता चलना चाहिए आपको कि द एमसीसी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट ने पास किया हुआ लॉ नहीं है। इट इज अ सेट ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? कुछ कोड्स डिक्लेयर करता है, कुछ गाइडलाइंस डिक्लेयर करता है फॉर द पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट। ठीक है, कि बस कैंडिडेट इतना ही ये कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन से 2 दिन पहले पोस्टरिंग बैनरिंग नहीं कर सकते हैं, कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं, ये इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। गाइडलाइन एक प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर इच पॉलिटिकल पार्टी एंड इच कैंडिडेट। एंड वो गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है? पार्लियामेंट नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बाकी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि द एमसीसी बिकम्स ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड। जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन का डेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसी दिन से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। एंड स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, as the Election Commission of India enforces the MCC through the administrative powers related to the legal provisions for conducting free and fair election। देश भर में इलेक्शन जो है वो फ्री हो या फिर फेयर हो, उसके लिए स्ट्रिक्टली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये था चौथा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए और इसका भी जवाब आप हमें बताने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि रिगार्डिंग द बुक जीवन आरु दर्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एक बुक का नाम दिया गया है जीवन आरु दर्शन, और 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इन तीनों स्टेटमेंट में से क्या सही जवाब होगा आपको बताने की कोशिश करना है। तो द बुक जीवन आरु दर्शन वाज ऑथर्ड बाय डॉक्टर सौरभ प्राण गोस्वामी, अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ द फिलोसॉफी फ्रॉम द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, कौन? डॉक्टर सौरभ प्राण गोस्वामी, जिन्होंने ये जीवन आरु दर्शन बुक लिखा था। दूसरा, द बुक मेनली फोकसेस ओनली ऑन द रिलीजियस फिलोसॉफी एंड डज नॉट डिस्कस द कंटेम्परेरी सोसाइटी और द एजुकेशन। बताया ये गया है कि ये बुक में क्या बताया गया है, यहाँ पर बस रिलीजियस फिलोसॉफी के बारे में बात किया गया है, सोसाइटी या फिर एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया गया है, ये स्टेटमेंट 2 कहता है। और स्टेटमेंट 3 which emphasizes that the philosophy should be understood as the perspective rather than merely a theoretical treatise। कहता है ये बुक में ऐसे बताया गया है कि फिलोसॉफी को हमें पर्सपेक्टिव की तरह देखना चाहिए rather than the theory। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ये बता रहा है। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करना है कि which of the statement is आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 ओनली। तो कोशिश कीजिए जल्दी से इसका भी सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने को, है ना। आपने सुना होगा ये बुक के बारे में, जीवन आरु दर्शन, जो कि रिसेंटली न्यूज में
ये बुक के बारे में हमें सुनाई दे रहा था कई बार। तो क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये रिसेंटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। और आप लोग वैसे भी हमें कहते रहते हो कि सर करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करवाइए, कहां से पढ़े, क्या पढ़े। तो करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि यही सारी सेगमेंट में से सवाल बन जाता है। और हम एक कंप्रिहेंसिव तरीके से स्टेटमेंट वाइज, जैसे एपीएससी सवाल पूछता है वैसे ही हम आपके लिए सवाल बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आपको पार्टिसिपेट करना आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, बताइए इसका क्या सही जवाब होगा? जीवनारू दर्पण। तो इसका सही जवाब होता है, इसका सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। जो स्टेटमेंट 2 था, पढ़ने के बाद एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आपको देख के ही पता चल गया होगा, है ना, कि किसने लिखा था जीवनारू दर्पण? इट वाज रिटन बाय द सौरभ प्राण गोस्वामी, अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ द फिलोसॉफी फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर है। ठीक है, क्या नाम? डॉक्टर सौरभ प्राण गोस्वामी। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहां पर सिर्फ रिलीजियस फिलोसॉफी के बारे में नहीं बात किया गया है, यहां पर मल्टीपल थीम्स है, जैसे कि फिलोसॉफी, साइंस, रिलीजियन, एजुकेशन एंड द कंटेम्परेरी सोसाइटी, सारा एस्पेक्ट पर यहां पर ये बुक पर चर्चा किया गया है, नॉट जस्ट द रिलीजियस फिलोसॉफी। इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द रिलीजियस फिलोसॉफी। स्टेटमेंट 2 में यह बताया गया था कि इट इज ओनली रिलेटेड टू द रिलीजियस फिलोसॉफी, हेंस द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और तीसरा स्टेटमेंट, one of the central ideas of the book is that the philosophy is a perspective rather than the rigid treatise or the theoretical treatise। यहां पर यह बताया गया, एक सेंट्रल थीम में यह बताया गया है कि ये जो जीवनारू दर्पण, ये बुक जो है, यहां पर सिर्फ फिलोसॉफी का मतलब ये नहीं कि एक सिर्फ थ्योरी है, हम इसको एक पर्सपेक्टिव की तरह देख सकते हैं, ये बात यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड बी रेडी टू कमेंट द करेक्ट आंसर हियर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज विथ रेफरेंस टू द, ये तो पता होगा आपको, ये तो आपको पता होगा, है ना, सही जवाब बताइएगा। विथ रेफरेंस टू द यूथेलिया जुबिनगार्गी, एक स्पेसिस जुबिनगार्ग के नाम पर रखा गया था, जुबिनगार्गी, यूथेलिया जुबिनगार्गी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग भी, है ना, ये जो जब नया स्पेसिस का नाम डिक्लेयर किया गया जुबिनदा के नाम पे, तो आप लोग भी स्टेटस तो लगा रहे थे, है ना, न्यू स्पेसिस हैज बीन डिस्कवर्ड नेम्ड आफ्टर जुबिनगार्ग बोल के। तो आप लोगों को क्या करना है कि 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। देखते हैं तीनों स्टेटमेंट को, कि यूथेलिया जुबिनगार्गी इज अ न्यूली डिस्कवर्ड बटरफ्लाई स्पीशीज फाउंड इन द अरुणाचल प्रदेश। नया न्यूली डिस्कवर किया गया बटरफ्लाई स्पीशीज है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, जिसको जुबिनदा के नाम पे रखा गया है, यूथेलिया जुबिनगार्गी बोल के। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि द बटरफ्लाई स्पीशीज वाज नेम्ड आफ्टर द असमीज म्यूजिक आइकॉन जुबिन गार्ग। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, सभी को पता भी है ये, है ना। एंड तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? द स्पीशीज इज कॉमनली फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट इकोसिस्टम एट द एलिवेशन ऑफ 3000 मीटर्स। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ड्राई डिजर्ट इकोसिस्टम लगभग 3000 मीटर से ऊपर के एलिवेशन पर यह स्पीशीज पाया जाता है, ये तीसरा स्टेटमेंट बता रहा है। अब आपको करेक्ट आंसर ये बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। कितने स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट दिए गए हैं, सही जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होता है, इसका सही जवाब होता है क्या? ओनली 2। इनमें से बस 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है। कौन सा? पहला स्टेटमेंट, यानी कि द बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड इन द बसर रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, यूथेलिया जुबिनगार्गी जिसका नाम रखा गया है।
एंड द स्पीसीज नेम्ड आफ्टर द असमीज सिंगर अमर मोरमोर जुबिंदा। जुबिंदार नाम होता है स्पीसीज नाम टू रखा हुआ इसे। और तीसरा स्टेटमेंट आपको देख के पता चलना चाहिए कि क्या बताया गया था कि ड्राई डिजर्ट फॉरेस्ट बोल के बताया गया था, है ना। अरुणाचल प्रदेश में कहीं ड्राई डिजर्ट है क्या? नहीं। ये अगर आपको पहला स्टेटमेंट पता होगा तो ये भी आपको पता चल जाना चाहिए, अरुणाचल में ड्राई डिजर्ट नहीं है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? नॉट इन द ड्राई डिजर्ट बट द स्पीसीज फाउंड इन द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एट द एलिवेशन ऑफ 600 to 700 मीटर, नॉट इन द डिजर्ट्स और वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। 3000 मीटर ऊपर नहीं, 600-700 मीटर ऊंचाई पर। अरुणाचल प्रदेश इतना ऊंचाई पर नहीं है, आपको पता होगा, है ना। 3000 मीटर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पर यह पाया जाता है, नॉट इन द डिजर्ट्स। तो अरुणाचल में डिजर्ट्स है क्या? नहीं है ना। नॉट इन द ड्राई डिजर्ट्स बट इन द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पर ये स्पेसिस, बटरफ्लाई स्पेसिस पाया जाता है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश पर, एंड नेम्ड आफ्टर जुबिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा इनर लाइन परमिट के बारे में। अब एक नया प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम, ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम क्या होता है ये भी कई बार चर्चे में था। तो इससे रिलेटेड आप करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा। Regarding the protected area permit regime, consider the following statements. क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, the foreign nationals require a protected area permit to enter the अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। जो इंडियन सिटीजन्स है उन लोगों को ये अलग अलग जगह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम पर जाने के लिए क्या चाहिए? इनर लाइन परमिट चाहिए। और ये स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि फॉरेन नेशनल्स जो है उन लोगों को क्या चाहिए? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए, ये अलग अलग स्टेट्स में जाने के लिए, विजिट करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि असम करेंटली फॉल्स अंडर द प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम। दूसरा स्टेटमेंट के हिसाब से असम भी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम के अंडर में आता है, दूसरा स्टेटमेंट के हिसाब से। और तीसरा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम मेनली रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द फॉरेनर्स इन द सेंसिटिव बॉर्डर रीजन। अगर कोई भी फॉरेनर्स को सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में जाना है तो उन लोगों को ये परमिट लेना पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर करेक्ट नहीं पूछा गया है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स अबव आर इनकरेक्ट। आप लोग यहीं पर फंस जाते हैं हमेशा, है ना। ये चीजें नहीं देखते हैं आप लोग। भले ही आपको जवाब पता होता है लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं देखते हो, इसके लिए आप लोग मार खा जाते हो, है ना। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको कमेंट करके सही जवाब बताने की कोशिश करना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल ऑफ द 3 या नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करके जल्दी से इसका सही जवाब आप हमें बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब होता है क्या? ओनली 1। इनमें से बस एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक। इनर लाइन परमिट अगर किसी इंडियन नेशनल को ये अलग अलग जो बॉर्डर्स लाइक द अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम, ये अलग अलग जगह पर जाना है तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इनर लाइन परमिट अपने ही देश के अंदर परमिट लेना पड़ेगा। ये इनर लाइन परमिट के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन कोई अगर फॉरेनर्स को ये अलग अलग जगहों पर जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम पर अगर जाना है, विजिट करना है, तो इन लोगों को ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना पड़ेगा। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट, यस फॉरेनर्स रिक्वायर्ड पीएपी टू एंटर दिस स्टेट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि असम इज नॉट अंडर द पीएपी रेजिम, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम के अंदर असम नहीं आता है। ठीक है, असम डज नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। एंड तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि मेनली रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स इन द सेंसिटिव एरियाज। ये पीएपी जो है फॉरेनर्स का मूवमेंट को रेगुलेट करता है, नॉट द
नेशनल्स का मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या कौन सा परमिट की जरूरत होती है? इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, नॉट द पीएपी। ठीक है, तो इन तीनों स्टेटमेंट में से बस एक स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट बताया गया है। तो हमें सवाल में ये पूछा गया था कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो सही जवाब क्या होगा? ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है यहां पर इनकरेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और आप कोशिश कीजिए इसका भी आप हमें सही जवाब कमेंट करके बताने को, क्या होगा इसका सही जवाब। सवाल है इस प्रकार कि विथ रेफरेंस टू द गिलबर्टसन सांगमा, इनका नाम आपने सुना है रिसेंटली? सर स्टेटमेंट 2 समझ लिया, क्या बता रहे हो? इनका नाम सुना होगा, गिलबर्टसन सांगमा, रिसेंटली आपने इनके बारे में सुना होगा, है ना? तो देखते हैं 4 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, क्या बताया जा रहा है? गिलबर्टसन सांगमा वाज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन बॉय ऑफ असम फुटबॉल। असम फुटबॉल का गोल्डन बॉय कहा जाता है। सर असम पीएपी, देखो कोई भी फॉरेनर्स को असम में विजिट करने के लिए पीएपी यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अगर किसी भी फॉरेनर्स को असम में अगर विजिट करना है तो उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टेट्स लाइक द अरुणाचल प्रदेश और द नागालैंड और द मिजोरम, किसी भी फॉरेनर्स को अगर ये जो सेंसिटिव एरिया बॉर्डर एरिया है, ये सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में अगर विजिट करना है तो फॉरेनर्स को ये पीएपी यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेने की जरूरत है। जैसे कि इंडियन नेशनल्स को ये अलग अलग जगहों पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, फॉरेनर्स को पीएपी यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? रारूप्यूमना क्या नाम है, अच्छे से मैं नहीं ले पा रहा हूं। हाँ, क्योंकि आपको सवाल में यह पूछा गया था कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट। आप एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बताया गया है। सवाल में ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि आसाम करेंटली फॉल्स अंडर द प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, आसाम भी ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रेजिम के अंदर आता है, ये बताया गया था सवाल में, है ना? और पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट है? ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? यस, आसाम नॉट फॉल अंडर पीएपी रीजन, सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गिलबर्टसन सांगमा, इनके बारे में देख रहे थे कि ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन बॉय ऑफ असम फुटबॉल। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था? ही रिप्रेजेंटेड असम पुलिस एंड असम इन द डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट। तो जो डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है वो असम पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तीसरा स्टेटमेंट, ही वॉन द फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अवार्ड ड्यूरिंग द हिज फुटबॉल करियर। तो उन्होंने अपने फुटबॉल करियर में फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट हासिल किया था। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है गिलबर्टसन सांगमा से रिलेटेड। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, या फिर 1, 2 and 3? क्या होना चाहिए इनमें से सही जवाब? आप कमेंट करके बताने की कोशिश करें क्या होगा, ए, बी और सी और डी। तो गिलबर्टसन सांगमा को गोल्डन बॉय ऑफ द असम फुटबॉल कहा जाता है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से। 2 के हिसाब से वो असम पुलिस को रिप्रेजेंट करते थे, और स्टेटमेंट 3 के हिसाब से उनको फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट मिला था। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है, आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब।
ओके, देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट दैट गिलबर्टसन सांगमा वाज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन बॉय ऑफ असम फुटबॉल। असम फुटबॉल का इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है कि असम फुटबॉल का गोल्डन बॉय किसको कहा जाता है। आपको नाम याद रख लेना पड़ेगा, इट इज द गिलबर्टसन सांगमा, गिलबर्टसन सांगमा। ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट एज ही प्लेड फॉर द असम एंड असम पुलिस इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट। तो वो असम या असम पुलिस के को रिप्रेजेंट करके खेलते थे, ठीक है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में। बट तीसरा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों? कि ही डिड नॉट विन द फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट। इनको फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट नहीं मिला था। द निकनेम मैन विद द गोल्डन बूट वाज ऑनोरेरी इन द नेचर। तो इनको मैन विद द गोल्डन बूट भले ही बताया गया है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में इनको गोल्डन बूट नहीं मिला था। ही डिड नॉट विन द गोल्डन बूट। सो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी रारूप्यूमना, यू मस्ट हैव टू इंटरेक्ट। भले ही आपका जवाब गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका जवाब सही हो गलत हो यहां पर, लेकिन आप कोशिश कीजिए जवाब देने का। ठीक है, जब तक आप खुद इंटरेक्ट करोगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए या गलत कर पाए। एज यू नो दैट दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, मेरे प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। ठीक है, हम तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक, हम आपके लिए ये सेशन लेके आए हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा रैंक सिक्योर कर सको, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सारी सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और इसका सही जवाब आप हमें बताने की कोशिश कीजिए कि विथ रेफरेंस टू द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, क्या बता रहा है ये जो रिसेंटली वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट पास किया गया था, बिल जो था, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट, और क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। The act provides the 33% reservation for women in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly. Women's को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि the reservation bill will be implemented immediately without any delimitation exercise। है ना, ये अभी जब एक्ट पास होगा तभी ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, विदाउट द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। आपको डिलिमिटेशन के बारे में पता होगा, है ना, कि जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नंबर ऑफ सीट्स है, टाइम टू टाइम संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी सेंसस इसको क्या करना चाहिए, डिलिमिट करना चाहिए। ठीक है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द रिजर्वेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द कोटास विद इन द SC/ST रिजर्व सीट। तो SC/ST रिजर्व सीट के अंदर भी कोटा का प्रबंध रहेगा, तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? आपको सही जवाब कमेंट करके बताना है, A, B या C या फिर D। ठीक, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 ओनली? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? कमेंट करके आप बताइए। तो ये 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब होता है ऑप्शन B, that is the 1 and 3 only. 1 and 3 only. The act reserves 1/3 of the seats for women in the parliament, यानी कि लोकसभा and the state legislative assembly। ये क्या 33% सीट रिजर्व के बारे में बात करता है लोकसभा और स्टेट असेंबली में। बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये एक्ट जैसे ही पास हुआ था तो इमीडिएटली ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये बताया गया था।
द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट सेंसस एंड द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। हमने कल भी या परसों भी हमने चर्चा किया था कि आने वाले 26-27 में क्या होने वाला है, सेंसस होने वाला है, और सेंसस के बाद फिर क्या किया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा। ठीक है, डिलिमिटेशन किया जाएगा और उसके बाद ही ये इंप्लीमेंट होगा, ऐसे बताया गया था। ठीक, नॉट इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट वाज पास्ड। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाता है, बाकी स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, क्योंकि द एक्ट प्रोवाइड रिजर्वेशन विद इन द SC/ST। SC/ST के अंदर भी कोटास का प्रबंध है, ये बताया गया था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, अब आज का अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और कोशिश कीजिए कि इसका भी सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की। क्या कि विथ रेफरेंस टू द असम टाइगर रिजर्व्स, असम के टाइगर रिजर्व से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया है, असम स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि असम करेंटली हैज द 4 टाइगर रिजर्व्स, ऑल ऑफ विच आर ऑल्सो द नेशनल पार्क। बताया यह गया है कि असम में फिलहाल आज के दिन में 4 टाइगर रिजर्व है, जो कि सारे के सारे क्या है, नेशनल पार्क भी है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट को देखें तो टाइगर रिजर्व आर इंप्लीमेंटेड अंडर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये टाइगर रिजर्व्स कौन डिक्लेयर करता है, स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व है या नहीं वो डिक्लेयर करता है। एंड तीसरा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ओरांग नेशनल पार्क बिकेम अ टाइगर रिजर्व बिफोर द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व बनने से पहले ओरांग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बन गया था। क्योंकि जब हम आसाम ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, कैसे कि आज के दिन में सवाल पूछने का डायमेंशन बदल चुका है। आपको डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा जाता है कि बताओ ओरांग नेशनल पार्क कब बना था, काजीरंगा नेशनल पार्क कब बना था, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है आज के दिन में। आज के दिन में सवाल को पूछने का डायमेंशन बदल चुका है। जैसे कि आप देखो, जैसे कि आप ये स्टेटमेंट को देखो, ठीक है, हमने फैक्ट पढ़ लिया है, हमने अच्छे से फैक्ट्स को पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट को पढ़िए आप एक बार। क्या कि ओरांग नेशनल पार्क बिकम अ टाइगर रिजर्व बिफोर द काजीरंगा नेशनल पार्क। आपने पढ़ लिया था, लेकिन स्टेटमेंट किस तरीके से दिया है, ओरांग जो है काजीरंगा से पहले ही टाइगर रिजर्व बन चुका था। तो आपको फैक्ट अब याद कीजिए, कौन सा पहले टाइगर रिजर्व बना था, काजीरंगा हो या फिर नेशनल ओरांग हो। तो हमने ऑलरेडी आपको ये सब कुछ असम ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप यहां पर जवाब देने की कोशिश कीजिए। Which of the above statement is are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या फिर 1, 2 and 3 only। क्या होगा सही जवाब? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, बताइए। तो इसका भी सही जवाब होता है क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए, दैट इज असम हैज 4 टाइगर रिजर्व। नाम याद रखना है, काजीरंगा, मानस, ओरांग एंड नामेरी। काजीरंगा, मानस, ओरांग एंड नामेरी, ये 4 टाइगर रिजर्व है, जो कि चारों के चारों क्या है, चारों नेशनल पार्क है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये सब क्या, नेशनल पार्क भी है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स कौन डिक्लेयर करता है, कौन मैनेज करता है, अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर थ्रू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टाइगर का पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, और अलग अलग जगह को टाइगर रिजर्व बोल के इसने डिक्लेयर किया था NTCA ने, जो कि असम में 4 टाइगर रिजर्व इसने डिक्लेयर किया है। कौन से, ये काजीरंगा, मानस, ओरांग एंड नामेरी, जो कि ऑल आर द नेशनल पार्क्स। ठीक है, हेंस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि काजीरंगा जो है वो पहले टाइगर रिजर्व बना था ओरांग से पहले ही। ठीक है,
तो आपको असम ज्योग्राफी के क्लास में सारा फैक्चुअल डाटा दिया गया है कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व कब बना है या फिर ओरांग जो है वो टाइगर रिजर्व कब बना है। अब ये आपकी बारी, ठीक है, कि आप कमेंट करके हमें बताइए कि काजीरंगा जो है कब टाइगर रिजर्व बना था और कब नेशनल पार्क बना था, और ओरांग कब टाइगर रिजर्व बना था और कब नेशनल पार्क बना था। आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहां तक तो ये थे 10 प्रश्न आपके लिए जो कि प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए रखे थे करंट अफेयर्स सेशन से। और ऐसे ही हम आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेते आ रहेंगे, ठीक है, जहां पर आपको हमारे साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। भले ही आपका जवाब गलत हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरे हिसाब से यही सही जवाब है, ऐसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपके लिए हमेशा ये प्रैक्टिस सेशन लाने में हमें भी अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ अंतिम तक इस सेशन में बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में। और अगर आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, जो कि जन साइंस सिविल सर्विसेज एकेडमी बोल के लिखा गया है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट, दैट इज द www.gensign.in पर भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।